जाहिर है ये केस हेडलाइंस में है, आज काबीना में भी इसका जिक्र हुआ, आपने भी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑपोजिशन अपने इल्जामात लगा रही है जिसका आज आपने जवाब दिया। मगर सवाल ये उठ रहा है कि जो गुलाम सरवर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मेरा नाम इसमें नहीं है, जो कि रिपोर्ट में नहीं है, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी के कन्वीनर ने फाइनल की है, इसकी इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान ने उसे इंडोर्स ही नहीं किया है। 3 रुकनी कमेटी थी, 2 ने इसको इंडोर्स नहीं किया और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दी है। तो जो इंक्वायरी कमिश्नर ने वज़ीर आला को भेजी उस पर मिनो ऑन एक्शन क्यों लिया गया, वो रिपोर्ट तो खुद मुतनाज़ है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। गुलाम सरवर खान साहब सिर्फ अपना दिफा नहीं कर रहे कि मेरा नाम नहीं है, वो कह रहे हैं रिपोर्ट ही ठीक नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। 3 रुकनी कमेटी थी, एक ने रिपोर्ट दी, बाकी 2 ने अग्री नहीं किया इससे। देखिए, पहली बात तो यह है शाहजेब के आज काबीना के अंदर तो गुलाम सरवर खान का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि इस मामले की भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं अलाइनमेंट चेंज करने में उनको यकीनन सज़ा दी जानी चाहिए। और जहाँ तक ये मामला है कि ये रिपोर्ट जो है वो इसमें कमज़ोरियाँ हैं या कुछ है, ये रिपोर्ट तो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, एक इब्तदाई रिपोर्ट है और जाहिर है इसके ऊपर जो मुतल्लिका इदारे हैं अब वो अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। लिहाजा इस रिपोर्ट के अंदर खामियां क्या हैं, कुछ नहीं है, वो तो एक सानवी बात है क्योंकि ये तो एक इब्तदाई फैक्चुअल रिपोर्ट है जो कि पंजाब हुकूमत ने अब भेज दी है मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की। वैसे मगर ब्रोकरेट्स के खिलाफ तो आपकी तरफ से कार्रवाई की गई है ना, और क्या सिर्फ ये कमिश्नर यही लोग इन्वॉल्व थे, साबिक कमिश्नर और ये लोग? क्योंकि जो दूसरी डिप्टी कमिश्नर साहब की रिपोर्ट है वो तो बाकायदा बता रही है कि जितने भी डिपार्टमेंट थे, NHA, CDA, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी जो कि अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से इसके एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व थी, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, इन सब ने बाकायदा तौर पर कंसेंसस के साथ इस अलाइनमेंट को अप्रूव किया। सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है 25 दिसंबर 2018, फिर 24 जून 2020, उसमें ये सारे के सारे मामला डिस्कस हुए। फिर चीफ मिनिस्टर को जुलाई 2020 और 4 सितंबर 2020 चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर को बाकायदा तौर पर इस प्रपोजल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और फिर 19 फरवरी को ये 2021 को इसका बाकायदा तौर पर अप्रूवल हुआ है। और नेस पाक जिसने शहबाज शरीफ के दौर में पहली अलाइनमेंट की मंजूरी दी थी, उसने इस अलाइनमेंट का जायजा लिया 2021 में और उसने भी कहा कि यह बेहतर प्रोजेक्ट है और यह बेहतर अंदाज में सर्व करता है सारे के सारे मामले को। तो फिर चीफ मिनिस्टर से लेकर इन तमाम इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए शायद पहले तो जरा थोड़े फैक्ट्स जो है ना वो ठीक कर लेते हैं। 2017 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया। प्रोजेक्ट बड़ा जबरदस्त है, पिंडी के इर्द-गिर्द रिंग रोड बननी है और यकीनी तौर के ऊपर उसकी पिंडी को जरूरत है। अब क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक एनोनिमस जो इंजीनियर हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ये उन तक रसाई का कहा या उन तक मैसेज जो है वो पहुंचाया कि इसकी जो अलाइनमेंट है उसमें इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट किया गया है कि जो ओवरऑल जो सड़क है उस पर स्पीड 120 किलोमीटर है, लेकिन संगजानी जाके इस सड़क को छोटा कर दिया गया है जिसकी वजह से स्पीड 90 किलोमीटर हो गई है। और यहाँ पर चूंकि बड़ी सड़क से छोटी सड़क कर दी गई है तो इससे एक्सीडेंट्स बहुत होंगे और उन्होंने एक डिज़ाइन का एक ब्लंडर जो है उसकी बात की। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने आके पूछा कि इसकी जो अलाइनमेंट है उसको उन्होंने मुतल्लिका महकमों से पूछा कि अलाइनमेंट चेंज की गई है। उनको जवाब दिया गया अलाइनमेंट चेंज नहीं की गई है। उसके बाद जब वज़ीर आज़म ऑफिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की या एक इंक्वायरी की इब्तदाई और उसके बाद पता चला कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो उससे मुख्तलिफ है जिसकी मंजूरी दी गई है। जो अलाइनमेंट की एक इब्तदाई मंजूरी दी गई थी वो 2018 में दी गई थी और उसके अंदर 29 किलोमीटर रोड जो है वो एडिशनल शामिल की गई और उस रोड के जरिए जो अटक लूप है, यानी जो पिंडी रिंग रोड बनती थी अटक में जाके निकली और अटक के अंदर जो 7-8 हाउसिंग सोसाइटीज जो साइड के ऊपर बन रही थी उनको उससे यकीनी तौर के ऊपर बड़ा फायदा हुआ और कुछ इंडिविजुअल्स को भी फायदा हुआ। अब जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इब्तदाई तहकीकात की हैं उन्होंने 2 सेट्स क्रिएट किए हैं। उन्होंने एक सेट वो क्रिएट किया है जो जिनका सामने सामने नाम है, यानी कमिश्नर साबिक कमिश्नर का उन्होंने नाम लिया, उसके बाद उन्होंने साबिक लैंड कलेक्टर का नाम लिया। इसी तरह से जो तौकीर शाह साहब हैं जो साबिक सेक्रेटरी हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनका वहाँ पे सीधा सीधा जो है वो उनकी ज़मीनें हैं उनका नाम आता है। इसी तरह कुछ लोग औरों का नाम आता है, कुछ जो हाउसिंग सोसाइटीज है उनका नाम आता है। उन्होंने कहा कि ये तो वो लोग हैं जिनका बराह रास्त इनको एडवांटेज हुआ 29 किलोमीटर रोड ऐड करने से ओरिजिनल अलाइनमेंट में।
और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ आप डिटेल्स इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो आपके सामने मगर फवाद चौधरी साहब, क्या ये सारे लोग, ये सारे ब्रोकरेट क्या बगैर अप्रूवल के, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट कह रही है कि चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबने कंसेंसस के साथ अप्रूवल दिया है। सलमान शाह साहब ने ब्रीफिंग अटेंड की, क्या ये खुद 29 किलोमीटर की इजाफे अलाइनमेंट कर सकते थे क्या बगैर किसी के अप्रूवल के, चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल? जी बिल्कुल। दो बातें मैं आप कहना चाहता हूं। पहली बात तो जो इस केस में जो यूनिक बात है वो मैं थोड़ा सा पहला हिस्सा वहां पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एक तो स्कैंडल्स होते हैं जहां पे बहुत सारा पैसा खाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारा पैसा बचाया गया है, तकरीबन 23 अरब रुपया बचाया गया है। हुकूमत का पैसा जाया जो है वो नहीं हुआ इस इकदाम की वजह से। ये बात एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर अपोजिशन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उनमें लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़ने की जहमत ही नहीं की है और वो टीवी के ऊपर आके अपने भाषण देना शुरू हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि चंद हाउसिंग सोसाइटीज को अगर फायदा हो रहा था नई अलाइनमेंट की वजह से, तो कुछ हाउसिंग सोसाइटीज का और बड़े बड़े डेवलपर्स का नुकसान हो रहा था नई अलाइनमेंट की वजह से, क्योंकि उनको फायदा था पुरानी अलाइनमेंट की वजह से, और उन्होंने किसी भी तरीके से दबाव डाल के ये सारा का सारा मामला कराया है ताकि उनका नुकसान ना हो, नई हाउसिंग सोसाइटी जिनका फायदा हो रहा था उनका फायदा ना हो। ऐसा तो नहीं है? देखिए, ये तो खैर एक बहुत ही हाइपोथेटिकल बात है, क्योंकि जो पुरानी अलाइनमेंट है वो शहर पिंडी के इर्द गिर्द है, नई अलाइनमेंट से अटक शामिल हो जाता है उसमें। तो सवाल ये है कि अगर किसी को फायदा हो रहा था तो वो अलाइनमेंट तो अपनी जगह पर मौजूद है, उनका फायदा तो अपनी जगह पे मौजूद है, वो तो नहीं किया है। जो नई हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाया जा रहा था उसका नुकसान ये है कि उसकी कीमत जो है वो 23 अरब रुपए जो थी वो पाकिस्तान के अवाम दे रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि पिंडी के पास जिनके प्रोजेक्ट हैं, नई हाउसिंग सोसाइटीज उनके कंपटीशन में आती हैं तो उनका नुकसान हो रहा था, और वसर सूख तो हर मीडिया हाउस पर और हर सियासी जमात पर रखते हैं, इसलिए उन्होंने वसर सूख इस्तेमाल करके ये सारा का सारा काम कराया है। क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है वो कह रही है कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत पहले से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जब बना है तो उसके बाद शुरू हो गई थी इस एरिया में। तो ऐसा नहीं है कि रिंग रोड की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट होनी थी, ये डेवलपमेंट और हाउसिंग सोसाइटीज बहुत पहले लॉन्च होना शुरू हो गई थी वहां पर, और आप तो ज़ाहिर एरिया से वाकिफ हैं, आप जानते होंगे। तो हाउसिंग सोसाइटीज तो अब भी चल रही है ना जी, हाउसिंग सोसाइटीज तो वहां पर मौजूद है। सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 23 अरब रुपया खर्च करना चाहिए उन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा देने के लिए या नहीं? ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि उनको देना चाहिए फायदा एक, लेकिन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनको 23 अरब रुपया पाकिस्तान के लोग तो लगा के इतना पैसा हमारा तो ना लगे। और यही पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में या नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दौर में क्या हुआ, एग्जैक्टली यही पैटर्न था। यहाँ पे अगर शहबाज शरीफ होते तो सारी जमीनें आपको पता चलती राइट लेफ्ट के ऊपर। मगर मैं फौजी से भी सवाल करना चाहूंगा, पॉइंट ऑफ व्यू ये मेरा नहीं है, मैं रिपोर्ट वर्सेस रिपोर्ट कंपेयर कर रहा हूँ, कमिश्नर वर्सेस डिप्टी कमिश्नर। जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में 2017 में अलाइनमेंट अप्रूव हुई थी उसमें तो नहीं था ये आपके दौर में अगर अप्रूव हुई है तो सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट से सवाल होगा या उस्मान बुज़दार साहब से, उनकी टीम से, इसके अलावा जितने इदारे इसमें इन्वॉल्व थे? क्योंकि वज़ीर आज़म को तो एक ब्रीफिंग वज़ीर आज़म ने खुद ने 19 अप्रैल की तकरीर में बताया कि मैंने ब्रीफिंग ली है, उन्होंने बताया कितना फायदेमंद साबित होगा पूरा का पूरा, उन्होंने बताया कि मगला पाक से नहीं गुजरेगा इसलिए कंसर्न नहीं होना चाहिए, तो उनको भी ब्रीफिंग दी गई थी। तो ये सबसे सवाल होगा या जी नहीं, पहली बात तो ये है कि जो रिपोर्ट में अगर ये लिखा हुआ है जो डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में, तो ये गलत लिखा हुआ है। उसकी वजह ये कि वज़ीर आज़म साहब को जो ब्रीफिंग दी गई वो तो मारगला रोड के ऊपर दी गई, उनको रिंग रोड के ऊपर ये वाली ब्रीफिंग जो है वो तो कभी भी नहीं दी गई। जहां तक चीफ मिनिस्टर साहब का या जो बाकी आप बात कर रहे हैं, ये उन्हीं ने तो इंक्वायरी कराई है, और अगर उन्होंने ये इंक्वायरी कराई है और वो ये इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये अलाइनमेंट गलत हुई है, तो फिर चीफ मिनिस्टर ने उसकी कैसे मंजूरी दी है? जो तमाम प्रोसेस है जो कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी बड़ी तफसील के साथ मीडिया के नुमाइंदों के सामने रखा, वो यही था कि इसकी जो प्रोसेसेस होते हैं अलाइनमेंट को बदलने के, वो होते हैं या तो अगर पीपीपी अथॉरिटी जो है वो उसको रिकमेंड करेगी या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, और इन दोनों अथॉरिटीज को बाईपास कर दिया गया। इनके पास तो कभी वो जो डिसीजन है वो कभी गया ही नहीं है अलाइनमेंट चेंज करने का। अब सवाल ये है कि आप जिस तरह से जो बुनियादी सवाल ये है कि देखिए, कभी किसी गवर्नमेंट के अंदर पीटीआई के अलावा किसी की जरूरत नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर इस तरह के स्कैम्स को या इस तरह के स्कैंडल्स की इन्वेस्टिगेशंस कराएं। हमने चीनी स्कैंडल हो, हमारा पेट्रोलियम का मामला हो, ये हो, तमाम रिपोर्ट्स हमने ना सिर्फ इसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाई
बल्कि उनको पब्लिक किया। मगर इस पे सवाल उठता है, क्योंकि एहसान इकबाल साहब ने भी आज सवाल उठाया कि पोलियो के मामले पर भी आपने नोटिस लिया, बंदा फारिग कर दिया, आगे कुछ नहीं किया। कियानी साहब को दवाइयों का स्कैंडल आया, उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया, आगे कुछ नहीं हुआ। नदीम बाबर साहब को फारिग कर दिया, आगे क्या होगा नहीं पता। चीनी के स्कैंडल पर आपने सिर्फ पोर्टफोलियो खुसरो बख्तियार साहब का बदल दिया, फूड मिनिस्टर बदल दिया, आगे क्या हुआ, कौन सब्सिडी ले गया, क्या हुआ, किसको सजा मिली, नहीं हुआ। मगर मैं इस वाले प्रोजेक्ट के लिए जरूर जानना चाह रहा हूं, क्योंकि 3 लोगों की कमेटी थी, एक बंदे की बुनियाद पर अगर ये काम कर दिया गया और वजीर आजम कह रहे हैं 19 अप्रैल को कि मैंने अलाइनमेंट देखी है रिंग रोड की, तो ये ऐसा तो नहीं है कि एक का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, एक सेट ऑफ ग्रुप को फायदा हो रहा था, दूसरे सेट ऑफ ग्रुप का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर्ट हो रहा था और वो डोमिनेट कर गए हैं सारे मामले में। अच्छा, जरा पहले रुक जाइए। जो आपने एहसान इकबाल साहब की बात की और आपने कहा ये आपने काम किए और उसका नतीजा जो है वो आपके सामने नहीं आया, ये बात तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड के खिलाफ है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि आपने चीनी स्कैंडल का जब आपने नोटिस लिया, उसके बाद आप देखें कि जो तमाम शुगर मिलें जो टैक्स नेट में शामिल ही नहीं थी, उनसे 300% ज्यादा जो टैक्स है वो वसूल हो रहा है। पेट्रोलियम कंपनीज की जो आप बात कर रहे हैं, आप उस इंक्वायरी के बाद आज तमाम जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उन एसओपीज के ऊपर अमल दरामद कर रही हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की तारीख में कभी अमल नहीं हुआ। उसके बाद आपने कहा कि हर काम के ऊपर आप लोगों को उठा के जेलों में डालना जो है वो अल्टीमेट नहीं है। फौजी साहब, अकाउंटेबल ठहराना तो है, क्योंकि जब पहली रिपोर्ट आई तो 80 रुपए की चीनी थी और कहा था कि अब इसको हम नीचे लेके आएंगे, चीनी 100 रुपए की हो गई। टैक्स आप लोगों ने 2019 में बढ़ा दिया था और 50 रुपए की चीनी पर जो सेल्स टैक्स होगा वो 100 रुपए की चीनी पर वैसे भी ज्यादा होगा। तो टैक्स कलेक्शन इसलिए कि आपने इकदाम किए या इसलिए कि कीमत बढ़ गई, इस पर सेल्स टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं और 2019 में बढ़ा दिया था? नहीं, दूसरी बात यह है फिर तो गन्ने की कीमत भी 130 रुपए से बढ़ के 270 रुपए पे चली गई ना। 180, अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि इसके ऊपर 85 रुपए के ऊपर चला गया और वो 100 रुपए के ऊपर, तो फिर आप गन्ने की कीमत, प्रोडक्शन की कीमत को भी देखेंगे ना। आपके दावे की बात कर रहा हूँ, ये कहा गया था कि हम ये करके दिखाएंगे, वो हो नहीं सका। जो दावा था हुकूमत का, जो भी दावा होगा वो मौरूजी हालात के मुताबिक होता है ना। इस तरह से नहीं हम बात आप कर सकते। 1100 अरब रुपया हमारा जो है वो अर्बन इकोनॉमी से रूरल इकोनॉमी में भी तो शिफ्ट हुआ है ना। 55% ट्रैक्टर्स की सेल भी तो बढ़ी है ना। इन चीजों को भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात जो मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं, अल्टीमेट रिजल्ट्स जो भी इंक्वायरीज का है, पहली बात तो ये देखिए, मगर मैं फाजी साहब फिर तो फूड इन्फ्लेशन, मैं सिर्फ आपको बिल्कुल मुकम्मल करने देता हूं माजरत के साथ। मैं माजरत के साथ सिर्फ एक इंटरप्शन के साथ कि फिर फूड इन्फ्लेशन पर खुश होते हैं कि फूड इन्फ्लेशन 17% 18% है तो अच्छी बात है, रूरल इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। आगे आप मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि थोड़ा सा आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगे? अगर इस तरह से वो फिर आपको पता है, नहीं, सवाल आप बिल्कुल मुकम्मल कीजिए, आप बिल्कुल मुकम्मल कीजिए। पहली बात तो ये है कि जो भी इंक्वायरीज, ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में कोई हुकूमत है जिसने अपनी हुकूमत के अंदर होने वाले स्कैम्स के ऊपर ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस की बल्कि उनको पब्लिक किया। कोई और हुकूमत की ये जुर्रत नहीं हुई है इमरान खान के अलावा ये करने की। दूसरी बात ये है कि जो उसके नतायज हैं, मेरी नजर में आपको इस तरह से देखना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट क्या आया उन बिजनेसेस। मतलब आप देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बिल्कुल रिडंडेंट इदारा था, उसको तो खत्म ही हो गया था, पता ही नहीं चलता था। हमने आके उसको जिंदा किया। 60 अपॉइंटमेंट्स जो हमने की हैं इदारों के सरबराहान की, एक के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कोई। पहली बार पाकिस्तान के ऊपर मेरिट के ऊपर हमने जो है वो अपॉइंटमेंट्स की, वरना तो फलाने का चाचा, फलाने का मामा, फलाने का दोस्त, यही लग रहा था। सो उन जो इंक्वायरीज हुई हैं उनका डेफिनेटली बहुत फायदा हुआ है, चाहे वो पेट्रोलियम की इंक्वायरी हो, चाहे वो शुगर की इंक्वायरी हो, चाहे वो बाकी इंक्वायरी हो। उसी तनाजुर में ये जो भी आपने जिसका इस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं, हमारी जो ये रिंग रोड की इंक्वायरी है, किसी और हुकूमत से आप तवक्को भी कर सकते थे कि वो ये इंक्वायरी कराएगी, किसी और की जरूरत भी हो सकती थी ये इंक्वायरी कराएगी। हमने इंक्वायरी करवाई है, वो पब्लिक हुई है, उसके बाद अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब जो कच्चा चट्टा होगा वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।